आज से हमारा फंडामेंटल राइट का चैप्टर शुरू हो रहा है और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, तो इसको हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन को अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? पहला है अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, ये सही हो जाएगा, समाज के प्रति दावा। दूसरा, अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है, ये नहीं होगा। अधिकार व्यक्ति पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाता है, ये भी नहीं होगा। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली हुई है, ये सही हो जाएगा। आंसर सी होगा, 1 और 4। तो अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिलती है और अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो एक चीज़ यहाँ देखना है, जिन्हें अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती उन्हें कानूनी रूप से अधिकार नहीं माना जाता। समाज के अधिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो एक अधिकार के 2 बेस हो सकते हैं, एक तो समाज से स्वीकृति मिलनी चाहिए और दूसरा अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें सही कथन देखना है, कौन सा सही है। पहला कह रहा है, अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों को ही ना सोचें बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों को की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर है, जो सही है। अगला कह रहा है, अधिकार वो यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करें, यह भी सही है। और तीसरा कह रहा है, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकार को संतुलित नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। अगर कहीं टकराव हो रहा तो हमें अधिकारों को संतुलित करना पड़ता है, तभी समाज के लिए अच्छा होता है। आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा है जो पूरे स्क्रीन में नहीं आ रहा है। इसमें एक तरफ कथन दिया हुआ है और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है, तो देखना कौन से सही है। पहला कह रहा है, कथन कह रहा है, निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हम यह निर्णय लें कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। तो ये जॉन रॉल्स का होगा। दूसरा कथन कह रहा है, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करें। यह कथन J.S. मिल का ना होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। और तीसरा है, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और ना ही सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। तो ये J.S. मिल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता। इसमें एक तरफ कथन दिया हुआ है और दूसरी तरफ कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है, स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ये तो कथन है। कारण कह रहा है, चूँकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। ये कारण है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, साथ ही एक कारण स्पष्टीकरण भी है कथन का। तो आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट 12 से 36 तक है, जिसमें 12 राज्य की डेफिनेशन बताता है। इसमें अनुच्छेद 12 कह रहा है, मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इस संदर्भ में निम्न कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक ये आ जाएगा, भारतीय खाद्य निगम ये भी आ जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये भी आ जाएगा। आंसर डी सही होगा, राज्य के अंतर्गत सभी निकाय आते हैं।
आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद है। पहला, भारत की सरकार है और संसद है। फिर दूसरे नंबर पर सभी राज्य की सरकारें और विधानमंडल आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर सभी स्थानीय प्राधिकार आ जाएंगे और चौथे में अन्य प्राधिकारी आ जाएंगे। ऊपर हमने जो भी अभी आंसर देखे वो सब अन्य प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और अन्य प्राधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐसे मामले हैं जिसमें इसका विस्तार बहुत उच्च स्तर तक कर दिया है। अनुच्छेद 13 जो कि विधि की बात करता है, किन्हें शामिल किया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी विधियां, यह सही हो जाएगा। अगला कहला राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी विधियां, ये भी शामिल हो जाएगा। और तीसरा, प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जिसमें अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये भी विधि के अंतर्गत आएगा। साथ ही विधि के गैर विधायी स्रोत जिसमें विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा, तो सभी सही हो जाएंगे। विधि के अंतर्गत सभी आते हैं, आंसर डी होगा। तो अनुच्छेद 13 में विधि की जो व्यापक स्थिति दी गई है उसमें स्थायी विधि आएंगी। स्थायी विधियों में क्या क्या है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी विधि बनाई जाती है वो स्थायी विधि आएंगी। दूसरे में अस्थायी विधि, और अस्थायी विधि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो अस्थायी विधि में आएंगे। और अस्थायी विधि ही स्थायी विधि का रूप धारण करती है। फिर प्रत्यायोजित विधान है जो कि कार्यपालिका और विधान होता है। इसमें अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या फिर अधिसूचनाएं आ जाती हैं। और गैर विधायी स्रोत भी होते हैं जिसमें विधि का बल रखने वाली रूढ़ या फिर प्रथा, ऐसी कोई परंपराएं हैं, इनको भी विधि के अंतर्गत ले लिया जाता है। तो आर्टिकल 13 में विधि के अंतर्गत इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इस प्रकार न केवल विधान बल्कि इन जो विधियाँ दी गई हैं इनमें से किसी को भी न्यायालय में मूल अधिकार के हनन पर चुनौती दी जा सकती है या इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। और इस प्रकार से यह न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में भी आर्टिकल 13 को ला दिया जाता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत किसी भी कानून को जो कि स्थायी है या अस्थायी है सभी को पुनर्विलोकन करने का अधिकार रखती है। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार के संदर्भ में देखना है। पहला कह रहा है कि मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ फंडामेंटल राइट दिया हुआ है और दूसरी तरफ आर्टिकल दिया हुआ है, हमें देखना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, ये सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, ये भी सही है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 24 से 28 में है, तो ये सभी सही है, आंसर 1, 2, 3, 4 ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी भेदभाव का निषेध करता है क्योंकि यह विधि समक्ष समता से तथा विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। तो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी व्यक्ति के साथ ये विभेद को निषेध नहीं करता, इसमें युक्तियुक्त निषेध लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक संघर्ष है। विधि के समक्ष समता
विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक टर्म है और विधियों के समान संरक्षण विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक टर्म है और विधियों के समान संरक्षण का एक नकारात्मक संदर्भ है। तो ये बी सही हो जाएगा, आंसर बी सही होगा और एक गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 समानता की दो अवधारणाओं से संबंधित है। पहला, एक विधि के समक्ष समता की अवधारणा है। इसमें किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी। कोई भी व्यक्ति होगा उसके लिए कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। विधि के समक्ष समता की मूल अवधारणा ये है। दूसरा, साधारण विधि है। यह साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होगा। साधारण विधि के तहत जितने भी न्यायालय हैं सभी उसी रूल के अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों को समान न्याय प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन सिचुएशन भी उन पे डिपेंड करती है। आर्टिकल 14 से ये भी समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, अर्थात विधि सभी पर समान होगा। विधि सबसे ऊपर है और इस प्रकार यह एक नकारात्मक संदर्भ है। और जब बात विधियों के समान संरक्षण की करते हैं तो इस समान परिस्थिति के अंतर्गत व्यवहार समान होगा। सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर परिस्थितियां समान हैं किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत तो व्यवहार भी समान किया जाएगा। अगला, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए नियम भी समान होंगे और बिना भेदभाव के व्यवहार भी उनके साथ समान होना चाहिए। इस प्रकार विधियों का समान संरक्षण जो है एक सकारात्मक संदर्भ है। अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें देखना कौन सा कथन असत्य है। पहला करा है, किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना कि उसका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करना चाहिए। ये सही है। दूसरा, समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए किसी कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। ये गलत हो जाएगा, सबकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। समानता के आधार से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए। ये भी सही है। समानता का मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए उसे जो भी अवसर प्राप्त हों वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। ये भी सही हो जाएगा, आंसर 2 होगा जो कि गलत है। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए किए कार्य का विभाजन जरूरी है क्योंकि समाज में सभी कार्य एक ही प्रकार के लोगों द्वारा नहीं किए जा सकते। समाज में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं और उनका महत्व भी अलग अलग होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखना कौन सा कथन सही है। पहला कहा कि समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। ये सही है। वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण जिसे करते समय लोगों की विशेष ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। ये भी सही है। दोनों आंसर सही हो जाएंगे, आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं। एक तरह से इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आर्टिकल 14 का लाभ किसको प्राप्त हो सकता है। तो भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को ये नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि अलग अलग देश के नियम अलग हैं। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी विदेशियों को उनको भी प्राप्त हो सकता है। और भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, तो भारत में तो ये गलत हो जाएगा, आंसर सी होगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह भारत का नागरिक हो
या विदेशी सभी पर समान रूप से लागू होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? पहला, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा, ये सही है। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये गलत होगा। इसका अधिकार 29 और 30 में है। और अस्पृश्यता का अंत, ये भी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। तो आंसर 1, 2, 4 सी सही हो जाएगा। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण होगा। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन, जो कि सरकारी नौकरियों में के विषय पर अवसर की समता होगी। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? समानता का अधिकार शामिल था, स्वतंत्रता का अधिकार शामिल था, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी शामिल था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार शामिल था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी शामिल था और संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब यह मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार हो गया है। इस समय अगर पूछा जाएगा कि कितने अधिकार दिए हुए हैं फंडामेंटल के तहत, तो 6 अधिकार की बात की जाएगी और संविधान लागू होने के समय 7 अधिकार था, जिसमें से एक अधिकार को हटा दिया गया है। संविधान लागू होने के समय सभी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत थे। बाद में 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हमें देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। मूल अधिकारों से अलग रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है संसद सर्वोच्च न्यायालय को, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है संसद मूल अधिकारों को लागू कराने वाले रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालयों तक कर सकता है, ये भी सही हो जाएगा, आंसर सी होगा। अनुच्छेद 139 के तहत संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, किंतु अभी तक संसद ने इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। दूसरा, अनुच्छेद 32(3) के अनुसार अनुच्छेद 32(1) और 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 32(2) में दी गई शक्तियों में किन्हीं या सभी का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकती है। अगला क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, यह सही है। दूसरा, प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है, ये भी सही है, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से नहीं रोक सकता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर जन कल्याण का काम है तो वहाँ युक्तियुक्त प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका है तो वहाँ स्नान घाटों का प्रयोग करने से रोका जा सकता है। इसी तरह अभी कोविड-19 के समय किया गया था। दूसरा, अनुच्छेद 15 राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता।
ये सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त भी दे दी है कि अनुच्छेद 15 के तहत EWS का जो प्रावधान किया गया है वो युक्तियुक्त है। इस वजह से आंसर बी हो जाएगा सही। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश कर सकता। साथ ही पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों और दायित्वों के निर्बंधन ये शर्त के अधीन नहीं होगा। ये दो चीज़ें अनुच्छेद 15 में कहा गया, लेकिन इसके अलावा प्रतिबंधित भी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी जानलेवा संक्रामक रोग से पीड़ित है तो राज्य जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान घाटों के प्रयोग से रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है 1993 में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को पारित किया गया। ये सही है। दूसरा, बैकलॉग रिक्तियों में कैरी फॉरवर्ड नियम का प्रावधान जनता के अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किए गए वर्ग को सुरक्षित करने की विचारधारा को अंगीकार करता है। ये भी सही हो जाएगा, आंसर सी सही होगा। तो अनुच्छेद 16(4) में मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1993 में भारत सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को पारित किया। इसके तहत एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने के लिए 77वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ दी। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है या न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा साहनी केस का संबंध किस विषय से? तो इंदिरा साहनी का केस पिछड़ा वर्ग आरक्षण से था। ये सही हो जाएगा। सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कई अर्जियां दायर की गईं, जिनमें से एक इंदिरा साहनीवाद 1992 भी था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सरकार के फैसले को सही ठहराया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये सही हो जाएगा। दूसरा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। नहीं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत इसको अस्पृश्यता का अपराध नहीं मानता। इस वजह से ये गलत हो जाएगा। एक की बात करें तो इसमें अगर कोई व्यक्ति है और वो अस्पृश्यता को मानता है या समाज में अस्पृश्यता फैला रहा है तो और उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, उसे दोषी भी करार दिया जा चुका है, तो वह संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। इस वजह से आंसर ये सही हो जाए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। साथ ही विधि के अंतर्गत किए गए कार्य को दंडनीय अपराध मानता है। एक बात और यहाँ देखनी है कि अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग न ही संविधान में है और न ही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता शब्द तो है लेकिन उसको डिफाइंड नहीं किया गया, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर यह कुछ वर्गों के लोगों का कुछ जातियों में जन्म के आधार पर सामाजिक अक्षमता को संदर्भित करता है। यदि कोई व्यक्ति को अस्पृश्यता के तहत दोषी करार कर दिया जाता है
तो वह संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है? पहला, विधि के समक्ष समता, ये सही हो जाएगा। विभेद के विरुद्ध अधिकार, ये भी सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, ये भी सही हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 14 से 18। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं आएगा। ये इस धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है, तो इस वजह से आंसर ए सही होगा। 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखना कौन सा कथन सही है। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया, जो सही है। इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया था, ये भी सही है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की, ये भी सही है। सभी आंसर सही हो जाएंगे। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। 1979 में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया। इस आयोग ने सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय देने का जिम्मा दिया गया। 1980 में इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। 1993 में इस आयोग की सिफारिश को लागू किया गया और मंडल आयोग की सिफारिश को लागू होने के बाद 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन कर दिया गया। लेकिन पेंच यहाँ फंसा कि रिजर्वेशन के संबंध में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से सरकार के फैसले को वैध घोषित कर दिया, जो कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ राज्य में इसको इनवैलिड करने की मांग की जा रही थी। साथ ही न्यायालय ने पिछड़े वर्ग में अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोगों को इस रिजर्वेशन का लाभ न देने का भी निर्णय दिया व सरकार को इसे सुनिश्चित करने को कहा गया, जिस पर अभी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है, ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है, ये भी सही हो जाएगा। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन नागरिकता का अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत इस समय 6 मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मूल संविधान में 7वां मूल अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब यह कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार नहीं हैं?
शिक्षा पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार नहीं है। इसको DPSP में रखा गया है। संगम का अधिकार है और कोई वृत्ति करने का अधिकार है। ये अधिकार आर्टिकल 19 में है और शिक्षा पाने का अधिकार 21A में है। तो इस प्रकार से आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा हुआ है मानने वाले सदस्यों के लिए रिजर्व हो सकता है। सही है। राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है आरक्षित कर सकेगा। ये भी सही है। कोई नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखना है। पहला कह रहा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। ये गलत हो जाएगा। विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। दूसरा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। ये सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर बी होगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम चंबकम दुराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? पहला कह रहा है, कानून के समक्ष समानता केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ये गलत हो जाएगा। विदेशियों को भी प्राप्त है जो भारत में रह रहे हैं। दूसरा, लोक रोजगार के मामले में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। ये भी गलत हो जाएगा। यह फंडामेंटल राइट विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या संबंधित विषयों में अवसर की समता प्राप्त है। इस संदर्भ में कौन सा कथन अपवाद है? पहला कह रहा कि राज्य विधानमंडल किसी विशेष रोजगार के लिए निवास शर्त आरोपित कर सकती है। ये गलत होगा। यह अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है, न कि राज्य विधानमंडल को। दूसरा, वित्त के तहत किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के पदाधिकारी को धर्म विशेष के आधार पर व्यवस्था दी जा सकती है। सही है। राज्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए पद आरक्षित कर सकता है। ये भी सही है। आंसर भी सही हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये है। संगम या संघ बनाने का ये भी अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। संरक्षण ये भी है। सभी जो है फंडामेंटल राइट में आ जाते हैं। आंसर डी सही होगा। तो संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। इसमें नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शांतिपूर्वक और निरायुध बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जगह अबाध संचरण का अधिकार है। इसके तहत विदेश में अबाध संचरण का अधिकार नहीं होगा। और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है।
इसके पहले जम्मू कश्मीर में ये अधिकार नहीं था, लेकिन अब भी है, अब हो गया है। और कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है, ये भी हो जाएगा। लेकिन इन सब में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। आर्टिकल 19 के तहत देखना है, इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी वृत्ति करने की स्वतंत्रता है, ये भी है। अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता नहीं है, यह स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। और संगम अथवा संघ बनाने का स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 19 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई है। यह चर्चा की गई है इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह हमें अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है। आंसर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 13 विधियों की जानकारी देता है और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट। वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये है। संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा, कानूनी अधिकार है। और शिक्षा का अधिकार ये भी है। आंसर सी होगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन के बारे में कौन सा कथन सही है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान होना चाहिए। सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। ये भी सही है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये भी सही है। सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता। 6 से 14 वर्ष के आयु के वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये है। मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध ये भी है। लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध ये नहीं होगा। ये DPSP में आर्टिकल 47 के तहत है। और दुर्बल वर्गों के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संवर्धन ये भी नहीं होगा। इसका वर्णन DPSP की तरह आर्टिकल 46 में किया गया है। आंसर 1 और 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्न में से किनका उपबंध किया गया है। पहला, बच्चों का आसपास के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। ये सही है। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझना होगा, ये प्राइमरी एजुकेशन तक की बात कर रहा है, ना कि उच्च और व्यावसायिक एजुकेशन की। दूसरा कह रहा है, शिक्षा के 10 वार्षिकी जनगणना राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचकों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परिनियोजन पर प्रतिबंध है। ये भी सही हो जाएगा।
अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, ये अल्पसंख्यकों के अधिकार में आएगा, ये गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधियों से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी राइट टू एजुकेशन के तहत नहीं आएगा। तो आंसर डी होगा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, यह अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है, सही है। इसमें स्वेच्छाचारी कार्यपालिका और विधायिक कार्यवाही से संरक्षण का समावेश है, ये भी सही है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार समाहित है, ये भी सही है। और इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है, ये भी सही है। सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखता, ये गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है। इस वजह से आधा कथन सही है, आधा गलत है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, ये सही हो जाएगा, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सही है। संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खादान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा, ये भी सही है, आंसर सी सही होगा, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में देखना है क्या क्या सम्मिलित है। मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध है, सही है। किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध है, ये भी सही है। बंधुआ मजदूरी पर रोक है, ये भी सही है। बाल मजदूरी पर रोक है, ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार ये नहीं आएगा, ये अनुच्छेद 21A में आएगा, आर्टिकल 28 के तहत आ जाएगा। तो पांचवा सही, गलत हो जाएगा, आंसर 1 2 3 4 बी सही होगा। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा है तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया जा रहा है, तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा अधिकार का उल्लंघन है? यह डायरेक्ट निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सुमेलित करना है। अभियुक्त और सजा पाए गए लोगों के अधिकार, इसका संबंध अनुच्छेद 22 से है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)B के तहत है। और कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार 19(1)G के तहत है। अगला क्वेश्चन है समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? समता के अधिकार में कानून के समक्ष समता समानता ये है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध ये भी है। रोजगार के अवसरों में समानता ये भी है। छुआछूत का अंत ये भी है। और उपाधियों का अंत ये भी है। ये सभी समता के अधिकार में आ जाते हैं। तो
उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, आंसर डी होगा, सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य देखना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही हो जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्ष किसी पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है, ये भी सही हो जाएगा। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है, ये भी सही हो जाएगा, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। सही है। और अगला कह रहा है कि समता के अधिकार के अंतर्गत ही छुआछूत का निषेध एवं उपाधियों का अंत किया गया है, यह भी सही है, 17 और 18 अनुच्छेद में, तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। सही है। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा, ये भी सही है। अगर आपको कोई कानून ला रहे हो तो कानून लाने के आसपास ही डेट रखो, या फिर पुराने कानून के तहत ही सज़ा दिया जाएगा। अगला कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, आंसर डी, सभी सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है देखना है। पहला कह रहा है, प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। सही है। इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इस आधार पर कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया में बिना कुछ समय के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा।